नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। सिर्फ 29 मिनट में चीन के बाजारों में बिकवाली की सुनामी। भारतीय बाजारों में भी मचा कोहराम। सेंसेक्स 550 पॉइंट टूटा। चीन के मार्केट रेगुलेटर ने रद्द किया सर्किट ब्रेकर का नियम। कल चीन के बाजार में और बड़ी गिरावट की आशंका। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों पर लग सकता है इनकम टैक्स। सचिवों के समूह दे सकते हैं सुझाव। आवास की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में। पठानकोट हमले पर भारत ने पाकिस्तान को दी साफ चेतावनी। कहा पहले एक्शन फिर होगी बात। पैसों को लेकर रेल मंत्रालय की वित्त मंत्रालय से ठनी। रेल बजट में कटौती से नाराज हैं सुरेश प्रभु। अब मोबाइल बनेगा मल्टीप्लेक्स। भारत आया नेटफ्लिक्स। लीजिए फिल्मों और टीवी शो की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा। सबसे पहले बात चीन के चक्रव्यूह की, जिसमें पूरी दुनिया को फंसा दिया है। आज चीन के बाजारों में कोहराम मचा। महज 29 मिनट में ही वहां के बाजारों में लोअर सर्किट लग गया। 3 दिन में यह दूसरा मौका है जब चीन के बाजारों में लोअर सर्किट लगा। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में भी देखने को मिला। सेंसेक्स 550 पॉइंट लुढ़का। कल भी बड़ी राहत की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि चीन के रेगुलेटर ने लोअर सर्किट के नियम को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि अब चीन के बाजारों की गिरावट 7% पर नहीं थमेगी। इन सब खबरों पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा, हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता, आपके पास पहले आते हैं। इस वक्त ग्लोबल बाजारों के क्या हाल है और जो खबर चीन से आ रही, क्या उसका भी कोई इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? विपिन, जिस तरह से हमने हमारे बाजारों का में आलम देखा था गिरावट का, उसी तरह का आलम हमें यूरोप और US के बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर हम US के बाजारों की ओर रुख करें तो यहाँ पे 2 से 2.5% तक की गिरावट पर डाउ जोन्स और S&P 500 में हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल अगर हम यूरोपियन बाजारों की ओर भी रुख करें तो डैक्स यानी जर्मनी के बाजारों का जिक्र करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 10,000 के नीचे मिड अक्टूबर के बाद हमने देखा है कि गिरावट आई है। आप देख सकते हैं फिलहाल अभी ये आंकड़ा 10,000 के नीचे ही है और सबसे ज्यादा गिरावट 2.5% की गिरावट हमें जर्मनी के बाजार में ही दिखाई दे रही है। साथ ही US के बाजार में भी अगर हम करंट लेवल्स एक बार चेक कर लें, गिरावट का आलम यहां पर भी है। हालांकि थोड़ी सी संभलती हुई गिरावट में थोड़ी सी कमी हम कहेंगे, 2% की पार गिरावट ही, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कच्चा तेल जो है, क्रूड ने जो है एक थोड़ी रिकवरी दिखाई है। जहां हमने देखा था कि अप्रैल 2004 तक के लेवल्स पहुंच गए थे और हमने 2.5% तक की गिरावट देखी थी। फिलहाल आप देख सकते हैं गिरावट 1.5% में ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है कच्चे तेल में। राइट, तो कच्चा तेल भी गिरा है, हालांकि गिरावट कुछ कम, लेकिन दुनिया भर के बाजार, अमेरिका, यूरोप इस समय भी गिरे हुए हैं, दबाव में हैं। अनिल जी, आज हमारे बाजारों में भी खूब मारकाट मची। ये जो डर है वो चीन से आया, कैसे रहे आज भारतीय बाजार? चीन की चिंताओं के चलते भारतीय बाजारों ने बेहद कमजोर शुरुआत की, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि जहां शुरुआत हुई उसके बाद बाजार एक भी बार रिकवर नहीं कर पाए और दिन भर आप देखिए लगातार कमजोरी का माहौल बना रहा और दिन के निचले स्तरों पर जाकर 2.25% के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ और सेंसेक्स में 550 पॉइंट की तेज गिरावट होती हुई दिखी। लेकिन इससे ज्यादा मार पड़ी छोटे मझोले शेयरों पर। मिड कैप इंडेक्स 2.5% कमजोर होकर बंद हुआ और छोटे शेयरों में भी लगभग 3% के आसपास का नुकसान रहा। यही वजह थी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी ज्यादा थी आज बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले में और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी का रुझान ही देखने को मिला। सेक्टर्स की बात करें तो साफ तौर पर आज मेटल शेयर सबसे ज्यादा टूटते हुए नजर आए। ग्लोबल मंदी का खतरा हावी होता दिखा। टाटा स्टील और वेदांता जैसे शेयरों में तेज गिरावट हुई। PSU बैंक आज फिर से कमजोर हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसे दिग्गजों में तेज मार पड़ती हुई नजर आई। प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे। एक्सिस, यस, ICICI काफी तेजी से गिरते हुए दिखे। वहीं रियल एस्टेट शेयरों में देखिए हाई बीटा होने के नाते आईबुल रियल 10% के आसपास टूटा और बाकी शेयरों का भी यही हाल था। ऑटो शेयरों में भी रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखी। टाटा मोटर्स चीन की खबरों पर हमेशा रिएक्शन देता है। आज 6% का बड़ा नुकसान फिर से टाटा मोटर्स में आपको दिखेगा।
कैपिटल गुड शेयरों में पड़ी मुनाफा वसूली हावी होती दिखी। बेल एल&टी जैसे दिग्गज 7% आज कमजोर होकर बंद हुए। ऑयल एंड गैस शेयर भी काफी तेजी से गिरे। क्रूड के दाम जिस तरह से 11 साल के निचले स्तरों पर आए। केन इंडिया देखिए आज 8% टूटा। ओएनजीसी और बीपीसीएल में भी बड़ा कट आपको नजर आएगा। आईटी शेयर भी आज अछूते नहीं रहे बिकवाली से। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे दिग्गजों पर मुनाफा वसूली हावी होती नजर आई। सीमेंट शेयरों में देखिए अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम तीनों ही दिग्गज निफ्टी के आज बेहद तेजी से टूटते हुए नजर आए। 2 से 3% तक की गिरावट यहां पर भी दिखी। वहीं चीनी में जरूर आज मुनाफा वसूली हावी होती दिखी। शुरुआती बढ़त खत्म होती दिखी और उसके बाद नीचे जाकर ये बंद होते हुए नजर आए। तो ये था पूरी तरह से आज बाजार में कमजोरी का माहौल और दिन के लोएस्ट लेवल पर आज की समाप्ति। जी, तो दिन के लोएस्ट लेवल पे मार्केट बंद हुए। एक समय कई सालों का लोएस्ट लेवल भी यहां टूटता हुआ नजर आया था। कई शेयर अपने 52 वीक लो पे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कल क्या होगा, क्योंकि चीन के रेगुलेटर ने लोअर सर्किट के नियम को सस्पेंड कर दिया, जिसका सीधा मतलब जैसा हमने कहा कि अब चीन के बाजारों की गिरावट 7% पर नहीं थमेगी। वीके शर्मा एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हमारे साथ है। वीके शर्मा जी, चीन के इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या कल ये और ज्यादा कोहराम, हाहाकार, पैनिक मचाने वाला है? जी, सबसे बड़ी बात ये देखते हुए कि 29 मिनट की ट्रेडिंग के बाद ही सर्किट लग गया था, तो इसका मतलब ये कि काफी हद तक जो संस्थागत निवेशक या लोकल इन्वेस्टर्स जो बेचना चाहते थे वो बेच नहीं पाए हैं। ऑब्वियसली जब आप उनको सर्किट ब्रेकर नहीं लगाएंगे तो स्टॉक्स 7% से ज्यादा गिर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि उसके बाद कहीं जब ज्यादा गिरता है तो कहीं पे लोगों को लगेगा कि अभी बहुत गिर गया है और वो एक लेवल होगा जहां से बाइंग दोबारा उभर कर आ सकती है। वो आज आती है, कल आती है, ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट की दृष्टि से लंबी अवधि के लिए ये स्टेप अच्छा है कि जो जितनी में मवाद निकलनी है तो एक ही बार में निकल जाएगी। जी, तो शर्मा जी, आप कल के लिए क्या कहेंगे निवेशकों को या खरीदारों को? कल क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे देखेंगे कल बाजार के लिए? जी, पहली बात ये कि चीन के बाजार हमारे से पहले खुल जाएंगे और वो कम से कम 2-3 घंटे हमारे से ज्यादा पहले ट्रेड करेंगे। तो अगर वहीं पे जितनी भी गिरावट आनी है शुरुआती दौर में आ जाए पहले 1-2 घंटे में और उसके बाद में बाजार वहां पे स्टेबल हो जाएं, तो यहाँ पे बाजार हमारी उतनी ज्यादा मार नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहां पे जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ और वोलेटाइल रहा और हमारे बाजारों के खुलने के बाद अगर वहां पे और गिरावट आती है तो हमारे बाजार भी उस गिरावट में शामिल होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि फ्राइडे शायद हमारे भारतीय बाजारों में एक बॉटम बन जाए। तो मार्केट गिरेंगे जरूर, लेकिन किस लेवल पे उभर कर आएंगे, मेरे ख्याल से बॉटम बनने की शुरुआत कल से शुरू हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ में कविता और अनिल आपका भी। तो वीके शर्मा कहते हुए कि शायद एक तरीका भी है जिससे एक ही बार में सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर हो जाएगी, जितनी गिरावट आनी होगी चीन में आ जाएगी। हालांकि उसका कुछ असर भारतीय बाजारों पर भी आ सकता है, देखना होगा चीन में कैसा ट्रेड होता है, लेकिन कॉशियस रहिए, ध्यान रखिए। तो चीन के संकट से निपटने के लिए सरकार ने भी अपनी कोशिशें यहां पर तेज कर दी हैं। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में चीन से हो रही डंपिंग की समस्या को लेकर सरकार कड़े कदम उठाएगी। उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है और बहुत सारे विषयों में और बहुत सारे चीजों को वो ज्यादातर तैयार करके बैठे हैं और वो स्टॉक पड़ा हुआ है। वो स्टॉक को हटाने के लिए हमारे देश को एक्सपोर्ट करते रह रहे हैं और सस्ते में। उसके द्वारा 2 इम्पैक्ट हो रही है। एक, उसी इंडस्ट्री जो हमारे देश में तैयार करते हैं वो लोग मानते हैं कि ये सस्ता इंपोर्ट की वजह से उनका हालात बुरा है, मगर ये सस्ता इंपोर्ट के द्वारा हमारे लाइन इंडस्ट्री बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, उनको लगता है कि सस्ते में रॉ मटेरियल मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैं इस सिचुएशन से डरती नहीं हूं, बिल्कुल सुधारने के रास्ते में है। और अब बात करेंगे बजट की, जहां पर बजट काउंटडाउन पर सीएनबीसी आवाज की नजर लगातार बनी हुई है और बजट में ऐलानों से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं। आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आया और वो है कि मंदिर, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा या चर्च,
इन सभी धार्मिक स्थलों पर भी इनकम टैक्स लगाने की तैयारी है। जी हां, ये सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सचिवों के समूह कुछ ऐसे ही बड़े सुझाव प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं अपने दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, अब आस्था पर भी टैक्स लगाने का सुझाव है, अब भगवान भी टैक्स के दायरे में आएंगे। काफी क्रांतिकारी सुझाव है ये। वाकई जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था बैठक में सचिवों को कि आप कुछ ऐसे क्रांतिकारी और यूनिक सुझाव लेकर के आइए जो बिल्कुल अलग हटकर हो, जिस पर अमल करना भी आसान हो। तो इस पर जो एक समूह है जिसको बजट को लेकर इनोवेटिव आइडिया देने के सुझाव दिए गए हैं, उन समूहों की बैठक हुई है और उस बैठक में ये मुद्दा उभर कर आया है, उस पर एक प्रस्ताव आया है, वो ये कि क्या हम सभी धार्मिक स्थलों को टैक्स के दायरे में लाएं, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, इनको जो भी आमदनी होती है उस आमदनी पर इनकम टैक्स लगाया जाए। ये एक प्रस्ताव है जो सचिवों के समूह में उभर कर आया है। हो सकता है कि ये सचिवों का समूह जो प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दे तो ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखे, और ये सुझाव इस वजह से जरूरी है क्योंकि माना यह जा रहा है कि सचिवों के समूह की जो सिफारिशें होंगी उनमें से कुछ अहम सिफारिशों को इस बजट में भी शामिल किया जा सकता है। जी, तो लक्ष्मण, इसके अलावा और कौन से दूसरे टैक्सेस हैं जिनमें बदलाव की सिफारिशें रखी गई हैं, रखी जा सकती हैं? इसमें जो सबसे दूसरी सिफारिश जो सबसे अहम मुझे दिख रही है वो ये है कि खास तौर से एक तय समय से ज्यादा के नकदी के लेन देन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये एक सिफारिश की जा सकती है। वो समय सीमा जो है वो 10,000 रुपए रखी जा रही है, यानी 10,000 रुपए से ज्यादा के नकदी के लेन देन पर पाबंदी लगा दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स या वैट अगर हम चुकाते हैं ग्राहक के तौर पर तो हमको कुछ इंसेंटिव दिया जाए ताकि हम सर्विस टैक्स, वैट चुकाएं और दुकानदार से रसीद लेने के लिए बाध्य करें कि आप रसीद हमें हर हाल में दीजिए ताकि बगैर रसीद के लेन देन पर रोक लग सके। साथ ही साथ पिछली तारीख से जो टैक्स लगता है मैट, डीडीटी, जो पिछले दिनों कुछ मामले देखने को आए हैं, तो इसको पूरी तरह से खत्म करने की भी सिफारिश प्रधानमंत्री के सामने सचिवों का समूह रख सकता है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव खबर को हम तक लाने के लिए। तो दरअसल 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा से हटकर सभी सचिवों के साथ एक बैठक की थी, जिसका ब्यौरा हमें लक्ष्मण दे रहे थे अभी, जहां सचिवों के अलग अलग 8 समूह बनाए गए और हर समूह को अलग अलग विषयों पर एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 31 दिसंबर की शाम लोग नए साल के आने के जश्न में डूबे थे, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नए साल में अपने कामकाज को नया रंग दे रहे थे। 31 दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के सभी सचिवों के साथ घंटों बैठक की। ऐसी बैठकों में आमतौर पर प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाता है, लेकिन देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने खुद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, और वो भी करीब 2 घंटे तक। मुद्दा था कि कैसे नए और कारगर आइडिया लाए जाएं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सचिवों के 8 ग्रुप बनाए। हर ग्रुप को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। हर ग्रुप को अलग अलग विषय सौंपे गए, मसलन विकास को बढ़ावा देना, गुड गवर्नेंस, रोजगार बढ़ाना, किसान के लिए रणनीति तैयार करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना, बजट के नए तरीके और सफलता से अमल के उपाय सुझाना। स्वच्छ भारत और गंगा सफाई में जन सहभागिता भी इसका मुद्दा थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा कि आम जनता ही उनके जज हैं और उनके नजरिए से ही अपने फैसले को देखें। साथ ही हवाई सुझाव ना दें, बल्कि ऐसे सुझाव दें जो सटीक हों और तय समय सीमा पर लागू किए जा सके। अब हर ग्रुप प्रधानमंत्री को अलग अलग प्रेजेंटेशन देगा। 12, 15 और 16 जनवरी को ग्रुप अपने प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने देंगे। प्रेजेंटेशन में 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा जो पहले 1 साल में लागू किया जाना है, दूसरा हिस्सा 3 साल में लागू किया जाना है और तीसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म में लागू किया जाना है। फिलहाल हर ग्रुप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने के लिए रोजाना घंटों बैठक कर रहा है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। बजट पे काम तेजी से जारी। इधर फंड में कटौती को लेकर वित्त और रेल मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेलवे की बजटीय सहायता में 30% तक कटौती कर दी है, और वो भी बिना रेलवे से बातचीत किए बगैर। तो क्या है ये पूरा मामला, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, ऐसी हालत क्यों आई, ऐसी नौबत क्यों आई जिससे रेल और वित्त मंत्रालय के बीच में ठन गई है?
फिलहाल रेल मंत्रालय के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली ये कि अगर 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाता है तो उसके बाद रेल मंत्रालय पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, और वहीं दूसरा जो वित्त मंत्रालय ने अचानक से ही मौजूदा बजटीय सहायता में से 12,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कटौती करने से पहले रेल मंत्रालय के साथ कोई बातचीत भी नहीं की गई। ऐसे में ये दोनों चिंताएं या चुनौतियां रेल मंत्रालय पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, रेलवे की आमदनी का जो साधन है माल ढुलाई, उस पे भी आमदनी काफी ज्यादा गिरती जा रही है। ऐसे में ये आर्थिक संकट रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यही वजह है कि इस पूरे आर्थिक संकट पर और फंड की कटौती को लेकर रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय आमने सामने दिखाई दे रहा है। तो दीपाली, क्या कहना अब रेलवे का इस पर, और आगे क्या करेगा अब रेल मंत्रालय? हमें जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरे मामले पर रेल मंत्रालय ने पीएमओ का दरवाजा खटखटाया है। वित्त मंत्रालय के साथ साथ पीएमओ में भी रेल मंत्रालय ने प्रेजेंटेशन दी है कि जो अक्टूबर के आधार पर कटौती की गई है दूसरी तिमाही के डेटा के आधार पर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं अगर हम दिसंबर की बात करें, तीसरी तिमाही के आखिर तक रेल मंत्रालय अभी तक मौजूदा बजटीय सहायता का करीब 65% तक खर्च कर चुका है, और आखिरी तिमाही में बचे हुए जो आर्थिक राशि है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। ऐसे में रेल मंत्रालय ने इस कटौती को गलत साबित किया है और पीएमओ से दरख्वास्त की है कि इस पूरे मामले में दखल दे, ताकि जो एक बड़ा संकट अगर इससे रेलवे के सामने पैदा होता है तो उससे निपटा जा सके। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। इधर जीएसटी पास कराने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश में लगी है। खबर है कि सरकार समय से पहले बजट सत्र बुला सकती है। आज संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस ने जीएसटी पर 3 आपत्तियां दर्ज कराई थी। कांग्रेस के सवालों का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया था। वेंकैया नायडू का कहना है कि सरकार चाहती है कि जीएसटी पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे ताकि अगला कदम उठाया जा सके। Congress have raised 3 issues. Those issues have been addressed by the finance minister, has been communicated to the Congress party. So I suggested to the Congress president that they should discuss it and then get back to the government at the earliest so that we can move forward in the larger interest of country. The Congress president told me that they will discuss it among themselves. और आवाज एट 9 में यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका फोन बनेगा मल्टीप्लेक्स, कहीं भी और किसी भी वक्त देखिए मनचाही फिल्में। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिवों की बात को लेकर भारत ने शर्त रख दी है। विदेश मंत्रालय ने दूर टूक कहा है कि पहले पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे फिर बात होगी, लेकिन सरकार की इस नीति पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है। इस सरकार की कोई नीति है ही नहीं पाकिस्तान के प्रति। 1000 से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं पिछले 1 साल में। कभी ये प्रधानमंत्री जी उफा में मिलते हैं और कहती हैं कि बातचीत करेंगे, फिर सुषमा जी कहती हैं हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक टेरर की बात पहले नहीं होगी। कभी ये पेरिस में मिलते हैं, कभी एनएसए साहब बैंकॉक में मिलते हैं। हमें आज तक मालूम नहीं, देश को मालूम नहीं कि क्या बातचीत हो रही है। और खबर यह भी है कि पाकिस्तान भारत के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने सुरक्षा सलाहकार से पठानकोट हमले को लेकर बात की है। भारत के सबूतों पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज रात 9:30 बजे। फिलहाल देश की तीसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी सिप्ला ने अपनी मैनेजमेंट टीम में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने 6 सदस्यों की मैनेजमेंट काउंसिल बनाने का फैसला किया है। साथ ही कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी में भी फेरबदल किया जा रहा है। सिप्ला की मैनेजमेंट काउंसिल में सुभानु सक्सेना, समीना वाजीराली, उमंग वोहरा,
गीना मल्होत्रा, रंजना पाठक और प्रबीर झा को शामिल किया गया है। इसके अलावा समीना वाजीराली को कंपनी में ओवरसीज स्ट्रेटेजी और मर्जर का डिपार्टमेंट भी दिया गया है। उमंग वोरा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ ही वो जेनेरिक्स और एपीआई बिजनेस भी देखेंगे। नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी के मामले में टीआरएआई यानी टेलीकॉम रेगुलेटर के पास 24 लाख ईमेल्स पहुंचे हैं। टीआरएआई को ये कमेंट उसकी डिफरेंशियल डेटा प्राइसिंग पेपर पर मिले हैं। डिफरेंशियल डेटा प्राइसिंग ही वो आधार है जिस पर नेट न्यूट्रलिटी का फैसला किया जाएगा। आज इस मसले पर कमेंट भेजने का आखिरी दिन था और टीआरएआई को मिले 24 लाख कमेंट्स में से करीब 18 लाख फेसबुक के फ्री बेसिक्स से जुड़े हैं। फेसबुक को अपने फ्री बेसिक्स कार्यक्रम के लिए देश भर में आलोचना सहनी पड़ी है और फेसबुक भी लगातार विज्ञापनों के जरिए अपने पक्ष को मजबूत साबित करने की कोशिश में लगी रही। फेसबुक के फ्री बेसिक्स का विरोध इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम और आईएएमएआई ने भी किया। लोगों की राय जानने के बाद अब टीआरएआई इस बात का फैसला करेगा कि जीरो रेटिंग या फ्री बेसिक्स जैसे प्रोग्राम इंटरनेट की आजादी के खिलाफ हैं या फिर नहीं। रियल एस्टेट सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्विकर ने रियल्टी पोर्टल कॉमन फ्लोर को खरीद लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये डील $20 करोड़ में हुई है। 4 महीने पहले ही क्विकर ने अपना होम सर्च पोर्टल क्विकर होम्स लॉन्च किया था। इसके अलावा नवंबर में क्विकर ने इंडिया रियल्टी एक्सचेंज और रियल्टी कंपास को भी खरीदा था। माना जा रहा है कि क्विकर और कॉमन फ्लोर का यह मर्जर 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। इससे कॉमन फ्लोर क्विकर के 3 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच सकेगा। वहीं क्विकर को अपने होम सर्च पोर्टल क्विकर होम्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा। कॉमन फ्लोर का सीधा मुकाबला हाउसिंग.com, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक जैसे पोर्टल के साथ था जिन्हें अब क्विकर टक्कर दे पाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। पार्टी के विधायकों ने आज महबूबा मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुन लिया है। पार्टी के नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इसके लिए एक चिट्ठी भी सौंपी है। वहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद को अनंतनाग के पैतृक गांव बिज बिहारा में सुपुर्द खाक किया गया। आखिरी सफर पर वहां लोगों का सैलाब उमड़ा। दिल्ली में इससे पहले पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी उस वक्त मौजूद थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत देश के बड़े नेताओं ने सईद के निधन पर शोक जताया है। एफटीआईआई यानी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह है एफटीआईआई के चेयरमैन गजेंद्र चौहान का कैंपस में पहुंचना। जैसे ही वो कैंपस पहुंचे छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। हालांकि गजेंद्र चौहान ने फैकल्टी मेंबर्स के साथ मीटिंग की। दरअसल छात्र गजेंद्र की नियुक्ति के खिलाफ लंबे वक्त से मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी से जुड़े अभिनेता गजेंद्र चौहान को महाभारत में युधिष्ठिर के किरदार से शोहरत मिली थी। कांग्रेस के नेता शोभा ओझा का कहना है कि मोदी सरकार संस्थानों पर आरएसएस की विचारधारा थोप रही है। सरकार को छात्रों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी सरकार, लगातार उन तमाम इंस्टीट्यूशंस पे आरएसएस बीजेपी की विचारधारा वाले लोग केवल इसलिए क्योंकि वो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, काबिलियत है या नहीं है, उस पे गौर करे बिना थोप रहे इन ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे जिसका विरोध हो रहा है। पहले भी एफटीआईआई में हमने देखा करीब 100 बैठ करके इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। हमें लगता है किसी भी तरह का कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं या शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं उसको विवाद के दायरे में नहीं लाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वहां राजनीति हावी हो गई है। अमिताभ बच्चन भारत सरकार के नए अतुल्य भारत कैंपेन में ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसके लिए अमिताभ बच्चन से बातचीत की है। आमिर खान पिछले 10 साल से इनक्रेडिबल इंडिया के लिए विज्ञापन कर रहे थे। इनक्रेडिबल इंडिया के लिए अतिथि देवो भव का विज्ञापन एक एड एजेंसी ने शूट किया था जिसका करार सरकार के साथ पूरा हो गया है। उसी के बाद इस कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तलाश हो रही है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स भारत में भी शुरू हो गई है। इस सर्विस के जरिए आप अब अपने कंप्यूटर और फोन पर फिल्मों और टीवी शोज का आनंद उठा सकते हैं। तो कैसे काम करता है नेटफ्लिक्स और इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सब बताने के लिए हमारे साथ है हमारे टेक गुरु अभिषेक तरंग। अभिषेक, नेटफ्लिक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, पैसे कितने लगेंगे अगर पिक्चर देखनी हो इसके जरिए?
जी देखिए, नेटफ्लिक्स दुनिया की एक मशहूर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसे आप अपने मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर के मशहूर टीवी शोज, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज की लाइब्रेरी है और इनमें से कई तो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज हैं जिसे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट भी कह सकते हैं। ये सारा कंटेंट आपके अपने डिवाइस पर होता है जिसे आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस इसका ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और बस आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला महीना फ्री रहेगा, उसके बाद 500 रुपए से 800 रुपए के मंथली प्लान आप चुन सकते हैं और आप इस सर्विस को 1 से 4 डिवाइसेस पर एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। पर हां, रनिंग इंटरनेट की जरूरत तो पड़ेगी, मतलब इंटरनेट का चालू कनेक्शन आपके मोबाइल फोन या स्मार्ट टीवी के या घर पर वाईफाई होना जरूर चाहिए इसके लिए। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और फिलहाल आवाज एट 9 में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।